ओके, तो कल के क्लास में क्या पढ़ लिए? ग्लाइकोलाइसिस का शुरुआत हुआ है ना, हमने होल रिएक्शन को देख लिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्रेब्स साइकिल का भी लिंक किया, है ना। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों हमने कल कंप्लीटली कर लिया हुआ था, लेकिन फिर भी आज हम क्रेब्स साइकिल को दोबारा करेंगे और दोबारा देखेंगे और समझेंगे रफली, ठीक है, कि आखिर क्रेब्स साइकिल में वो जो प्रोसेस है उसको कैसे समझना है और कैसे वो काम करता है, और उसके बाद जो एनर्जी आउटपुट है, कितनी एनर्जी कहाँ से निकली है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपने जो कल किया था उसी को मैं यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल जो ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा उसमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट था वो था क्या? पायरुवेट, है ना। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है। ये जो पायरुविक एसिड है अब ये इंटर करने वाला है कहाँ? क्रेब्स साइकिल में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने वाला है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले ये जो पायरुवेट है ये ब्रेक करता है, और ये जब ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज करता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो हाइड्रोजन रिलीज करने पर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने पर ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए केमिकल सब्सटेंस में, विच इज कॉल्ड द एसिटाइल। और यहाँ पे कोफैक्टर प्रेजेंट है कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम एसिटाइल को हेल्प करेगा और ये पार्टिसिपेट करेगा और एंट्री करेगा कहाँ? तो क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पे समझना है कि पायरुवेट के ब्रेक डाउन के लिए, यानी गेटवे स्टेप के लिए, यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है वो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जहां कहीं भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पे पायरुवेट को डिहाइड्रोजिनेज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, इट मीन्स ये डीकार्बोक्सिलेशन का भी काम करेगा, मतलब CO2 भी रिलीज करेगा। तो पायरुवेट से हाइड्रोजन और CO2 निकलने पर एसिटाइल बनता है, और जैसा कि आपने पढ़ा है कि एसिटाइल क्या है? तो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल है ना, कनेक्टिंग मॉलिक्यूल है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एसिटाइल सबसे पहले रिएक्ट करेगा किसके साथ? तो ये जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में, ऑक्सैलोएसीटेट, इस ऑक्सैलोएसीटेट से पहले रिएक्ट करता है एसिटाइल और ये बनाता है एक नया मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। याद रखेंगे यहाँ पे कि हमारा ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक कार्बन निकलने पर ये बन गया 2C मॉलिक्यूल, 2C कंपाउंड बन गया, 2 कार्बन कंपाउंड बन गया। और जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट किया 2 कार्बन कंपाउंड के साथ, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया साइट्रेट का जो बन गया 6C, है ना। 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये प्रोसेस चलता रहता है, आप कंफ्यूज ना होंगे, आप समझेंगे कि आप बॉडी में आपको शायद पता नहीं चलता है लेकिन आपके सेल के अंदर सारे रिएक्शन होते रहते हैं, और वो रिएक्शन को जब हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमारा सेल हमसे भी ज्यादा बिजी है। कहते हो ना कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप जो है साइकोलॉजिकली बिजी रहते हो, मन के अनुसार से बिजी रहते हो, और आपका सेल जो है सचमुच में वो आपको जीवित रखने के लिए बिजी रहता है ना। अरे बस समझ में तो ये काम चल रहा है। तो साइट्रिक एसिड का साइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो साइट्रेट है ये 6 कार्बन कंपाउंड बना, और आपको शायद मालूम है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो क्रेब्स साइकिल में बना वो साइट्रिक एसिड बना, साइट्रेट बना। इसी बेसिस पर हम क्या नाम देते हैं? क्रेब्स साइकिल का अनदर नेम हो जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल बोल देते हैं। क्रेब्स साइकिल का अनदर नेम इसके बेसिस पर क्या है? साइट्रिक एसिड साइकिल। और भी आपको बताया था पहले कि साइट्रिक एसिड का जो नेचर है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड से मैच करता है,
इसीलिए साइट्रिक एसिड साइकिल को और क्या कहेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीएस, हाँ टीसीएस साइकिल भी कहते हैं। अब आगे का रिएक्शन अगर आप देखते हो तो साइट्रेट यहाँ पर जो कन्वर्ट हुआ है इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट एंजाइम है जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेटेज, यानी साइट्रेट को सिंथेसाइज करने वाला, सिंथेसिस करने वाला यहाँ पे एंजाइम है। फिर यहाँ पे एक एंजाइम है एकोनाइटेज, एकोनाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो साइट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एकोनाइटेट में। ये भी ध्यान रखना है कि H2O का यहाँ पे यूज हुआ है और H2O यहाँ पे क्या हुआ है, रिलीज कर गया है, ठीक है। यानी साइट्रेट के डिहाइड्रेशन से, है ना, साइट्रेट के डिहाइड्रेशन से फॉर्मेशन हो गया किसका, एकोनाइटेट का फॉर्मेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटेज एंजाइम। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यानी वाटर का इस्तेमाल हो रहा है और अगेन प्रेजेंस है वही सेम एंजाइम एकोनाइटेज, और उसके प्रेजेंस में ये एकोनाइटेज फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ, आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया यानी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तरह से लग रहा है ऐसा कुछ रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। साइट्रेट यहाँ पे H2O को रिलीज किया तो एकोनाइटेट बन गया, एकोनाइट ये यहाँ पे सेम एंजाइम बट H2O का इस्तेमाल किया तो समथिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल बन गया, साइट्रेट के सिमिलर ही है, आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान देंगे आइसोसाइट्रेट में यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन रिलीज होने पर NAD जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में वो NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, NADH प्लस H में कन्वर्ट हो रहा है और ये आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एक नया सब्सटेंस बना रहा है विच इज कॉल्ड द ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या बनता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब ध्यान रखेंगे ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, है ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सैलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सॉरी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन रिलीज कर रहा है और ऑक्सैलोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक नए कंपाउंड में विच इज कॉल्ड द अल्फा केटोग्लूट्रेट, है ना, अल्फा केटोग्लूट्रेट। अब यहाँ से बात समझनी है, यहाँ पर आपको 6 कार्बन मिल रहा था, कार्बन यहाँ पे नहीं रिलीज किया है, यानी अभी भी एकोनाइटेट क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही है और आइसोसाइट्रेट भी क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। लेकिन ऑक्सैलोसक्सिनेट ये भी आपको जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कार्बन निकलने के बाद अल्फा केटोग्लूट्रेट क्या हो जाएगा, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। अल्फा केटोग्लूट्रेट क्या होगा, 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, अल्फा केटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, देखो यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है, ध्यान से देखेंगे अल्फा केटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जिसके प्रेजेंस में अल्फा केटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हो गया है किसमें, NAD से NADH यहाँ पे रिड्यूस हुआ है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, CO2 यहाँ पे रिलीज किया है, CO2 भी रिलीज किया हुआ है। तो CO2 रिलीज करने पर क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया सक्सिनाइल, जिसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोएंजाइम A है, सक्सिनाइल CoA बन गया। अब ये सक्सिनाइल CoA बनने के साथ कह सकते हो कि एक कार्बन निकल गया, यानी 2 कार्बन निकला, तो 6 कार्बन में से 2 कार्बन निकल गया, तो ये क्या बन गया, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है, समझते जाना है, ज्यादा कुछ और नहीं सोचना इसके अलावा। सक्सिनाइल CoA बन गया। अब ये सक्सिनाइल CoA जो बनता है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस मल्टी स्टेप है और इसी स्टेप के दौरान हमें एनर्जी मिल रहा है और डायरेक्ट एनर्जी हमको बहुत कम मिलता है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में एनर्जी ज्यादा मिलता है। देखते हैं कहाँ कैसे है, एनर्जी वैल्यू बाद में करेंगे। तो सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, तो ये ATP एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है, इस कारण से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, आइदर
एडीपी प्रेजेंट रहता है, आईडीपी प्रेजेंट रहता है या जीडीपी प्रेजेंट रहता है। अगर एटीपी माने तो एटीपी बनेगा, आईडीपी माने तो आईटीपी बनेगा और जीडीपी माने तो जीटीपी का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको मालूम है कि एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है तो आईटीपी का फुल फॉर्म होगा आयोनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसका होगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखना है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आयोनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और बनता क्या है, सक्सीनेट का फॉर्मेशन होता है। ये सक्सीनेट का जो फॉर्मेशन हुआ, अगेन सक्सीनेट, ये आपको यहाँ पे अब इसके बाद कार्बन नहीं निकल रहा है तो सक्सीनेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। और ये 4 कार्बन कंपाउंड जो सक्सीनेट है, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिलीज करता है और प्रेजेंटिंग जो FAD है उसको कन्वर्ट कर देता है FADH2 में, FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ साथ फॉर्मेशन होता है किसका, तो नए सब्सटेंस फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फ्यूमेरेट है, ये फ्यूमेरेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन नहीं निकला, स्टेबल रह गया कार्बन नंबर, है ना। कार्बन नंबर क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबल ही रह गया है। ओके, आ रही बात समझ में? कार्बन नंबर क्या हुआ, स्टेबल रह गया हुआ है, फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो फ्यूमेरेट है, इन प्रेजेंस ऑफ द फ्यूमेरेज एंजाइम एंड यूजिंग H2O, वाटर का इस्तेमाल किया हुआ है और वाटर का इस्तेमाल करके फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया नए सब्सटेंस में, विच इज कॉल्ड द मैलेट। एंड नाउ द मैलेट इज आल्सो द 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है और मैलेट से हाइड्रोजन रिलीज करता है, यानी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या होता है, एक यहाँ पर NaDH2 का फॉर्मेशन और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, ऑक्सैलोएसीटेट का अगेन, फिर अगेन ऑक्सैलोएसीटेट का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस इस तरह से, फिर आगे ये फॉर्मेशन हुआ, फिर जो पायरुवेट होगा फिर एसिटाइल बनाएगा, फिर रिएक्ट करेगा, फिर कंटिन्यू ये साइकिल क्या होगा, चलता रहेगा। and this cycle can be observed by the Hans Krebs. So now this is called the Krebs cycle. क्या कहते हैं, Krebs cycle कहते हैं। तो इस तरह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ये Krebs cycle चलता रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में ये चलता रहता है, तो यू नो वेरी वेल कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता रहता है। कौन सा साइकिल, Krebs cycle, and also called the citric acid cycle and also called ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ज्यादा नहीं समझ में आया होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ गया होगा। अगर 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो बात रही समझने की तो वो आप समझ गए होंगे, लेकिन रिमेम्बर की बात है तो आप बार बार करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी और आने वाले क्लासेस में, आगे के क्लास में पढ़ोगे आप तो उसमें आपको काफी आसान हो जाएगा क्योंकि आप इसको पहले से पढ़े हुए रहोगे, है ना। आ रही बात समझ में? यस। ठीक है, आई थिंक सो कि कंप्लीट हो गया। कल का जो फिगर बना हुआ था वो थोड़ा सा रैंडम था, है ना। फिगर तो वही था लेकिन रैंडम था, लेकिन हमने सोचा कि इसको आज जरा ठीक से कर दें, है ना। तो मैंने इसको अरेंज कर दिया पहले ही, क्योंकि मैंने कल पढ़ाते समय ही बताया था, तो आज मैंने इसको अरेंज किया पहले ही। जो बच्चे कल क्लास किए थे उनको मालूम होगा, है ना। एनी प्रॉब्लम? नो सर। है ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी चार्ट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल कंप्लीट होने के बाद हमें टोटल एनर्जी काउंट कितना मिलेगा उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। एनर्जी चार्ट यहाँ पे हम बनाएंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे है एनर्जी चार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का। एनर्जी चार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये टॉपिक है आपका।
अब हम देखते हैं, अभी अभी आपने जो ये पूरी तरह से जो पढ़ा था, जो क्रेब्स साइकिल है उसमें किस तरह से कैसे कैसे एनर्जी आएगा उसको देखना है। तो एक तरफ हमें समझना है स्टेप, स्टेप कौन कौन से है उसको समझना है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप है उसको समझना है, और एनर्जी जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है उसको समझना है। और इसके बाद समझना है एटीपी इक्विवेलेंट, है ना, एटीपी इक्विवेलेंट कितना इक्विवेलेंट होगा एटीपी का, एटीपी इक्विवेलेंट। चलिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं स्टेप को। यहाँ पे क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या क्या है ना, ग्लाइकोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट मिला, बताना है। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस को आप देखने जाओगे तो ग्लाइकोलाइसिस में एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो मिलता है 4 ATP, और जिसमें यूज किया है क्या, 2 ATP, है ना, 2 ATP। तो 4 ATP में से 2 ATP इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको बचा क्या, कितना ATP का बचत हो गया। तो यहाँ पे ATP इक्विवेलेंट हमको मिल गया 2 ATP, है ना, 2 ATP इक्विवेलेंट मिल गया। अब आप देखेंगे, इसके बाद देखो NADH2, तो करीब करीब 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है ना, 2 NADH 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, NADH प्लस H है ना, NADH प्लस H आयन। तो हम यहाँ पे सिर्फ NADH का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 NADH, अब ध्यान देना, ये जो ATP है ये आपका करेंसी है, समझ रहे हो, ये जो ATP है वो क्या है, ये आपकी करेंसी है। लेकिन जो NADH है ये आपकी करेंसी नहीं है, ये आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे रहा है, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा चेक है, समझ रहे हो, ये हमारा क्या है, चेक है। NADH मतलब NADH का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो जब NADH का हाइड्रोलाइसिस होगा तो 1 NADH से, ध्यान देंगे, 1 NADH से कितना ATP बनता है, तो 1 NADH से जो ATP का फॉर्मेशन होता है, 1 NADH से कितना ATP बनता है, 3 ATP। 1 NADH इक्वल टू हाउ मेनी ATP, तो 3 ATP। तो 2 NADH से कितना मिल गया, कितना ATP बन जाएगा, 6 कितना ATP बन जाएगा, 6 ATP बन जाएगा। ये देखा ना, प्रोडक्ट और ATP इक्विवेलेंट की बात हो रही है। 4 ATP बना, 2 ATP इस्तेमाल हुआ, हमारा इक्विवेलेंट कितना बच गया, 2 NADH2, है ना, 2 NADH बना है, और एक NADH के टूटने से 3 ATP मिलता है। तो 2 NADH टूटा तो कितना मिल गया, 6 ATP मिला। ठीक है। अभी जो हमारा सेकेंड स्टेप है, सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, पायरुवेट ब्रेकडाउन या गेटवे स्टेप। गेटवे स्टेप, गेटवे स्टेप किसको कहते हैं, ये जो स्टेप है आपका, है ना, ये है पायरुवेट ब्रेकडाउन या गेटवे स्टेप इसको बोलते हैं। तो गेटवे स्टेप या पायरुवेट ऑक्सीडेशन, आप यहाँ बताएंगे कितना NADH2 बना है, कितना NADH2 बना, एक, कितना NADH2 बना, एक NADH2, और अगर 2 मोल ऑफ पायरुवेट रहता तो कितना NADH बनता, 2 NADH। और जैसा कि आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 1 NADH से 3 ATP, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 ATP। यानी पायरुवेट यहाँ पर टूटा तो यहाँ पर भी कितना एनर्जी वैल्यू लिबरेट किया,
6 एटीपी के बराबर मिला। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। गेटवे स्टेप हो गया, गेटवे स्टेप हो गया, गेटवे स्टेप में बस इतना ही हुआ। अब आगे क्या है सोचिए, अगला कौन सा स्टेप है? अगला स्टेप आपका है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल के अंदर काउंट करना है, बहुत ध्यान से समझना। क्रेब साइकिल के अंदर जो है ओके, तो क्रेब साइकिल के इन साइड में अब कितना बनेगा? तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले सोचो, हमको अगर देखेंगे यहाँ से तो NADH यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, है ना? क्या बन रहा है? तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं यहाँ पे मैं लेता हूं 1 GTP, 1 GTP। तो याद रखना है 1 GTP तब बनेगा जब 1 पायरुवेट की बात करेंगे, और एक ग्लूकोज के टूटने से कितना पायरुवेट बना था? 2 मोल ऑफ पायरुवेट। 2 तो मोल 1 ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल में 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल में 1 GTP। ध्यान देना, GTP ATP इज इक्वल, GTP और ATP का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है, यानी 1 GTP इक्वल टू 1 ATP या 1 ITP इक्वल टू 1 ATP। तो GTP लिखो या ATP लिखो, तो क्या दोनों में करेंगे? डिफरेंस है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम का डिफरेंस है। एक गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। एनर्जी वैल्यू दोनों का सेम है। यहाँ पर हम एडिनोसिन में एडिनोसिन को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे गुआनोसिन, याद है आपको? यस सर। क्या क्या याद है? डीएनए वाला पोर्शन, एडेनाइन, एडिनोसिन, ठीक है, गुआनिन, गुआनोसिन, कुछ याद आया? तो उसी बेस पे है ठीक है, समझ में आया? ठीक है यस। सर, चलिए, तो GTP, ठीक है, तो यहाँ पे 2 GTP फॉर्मेशन हुआ, तो 2 GTP इक्वल टू क्या? 2 GTP इक्वल टू क्या? 2 2 ATP। ATP। तो यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी वैल्यू 2 ATP। हमारा ATP इक्विवेलेंट क्या है? 2 ATP है। चलिए, अब यहाँ पे देखने हैं हमको कि इसमें NADH2 कितना बना, काउंट करना है, NADH, ठीक है। तो NADH कितना बना? तो NADH आपको बन रहा है कितना यहाँ पे एक NADH मिल रहा है, यहाँ पे एक NADH मिल रहा है, और एक NADH कहाँ मिला था? मैलेट के पास में, यस। मैलेट के पास में। तो 3 NADH मिल रहा है 1 पायरुवेट से, तो 2 पायरुवेट से कितना NADH? 6 NADH। तो 6 NADH मल्टीप्लाई बाई कितना? 3 ATP। 3 ATP। तो टोटल ATP कितना मिल गया? 18 ATP मिल गया। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? चेक को यहाँ पर करेंसी में चेंज कर रहे हैं, है ना? ये आपका क्या है? इसको करेंसी में चेंज कर रहे हैं ठीक है। अब जो है आपका थर्ड नंबर में क्या बना था? यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या बना है? तो बना है 2FADH, 2FADH बना है। और आपको याद रखना जरूरी है 1FADH में, है ना, 1FADH में 2 ATP मिलता है, 2 ATP मिलता है। वैल्यू एक FADH का वैल्यू कितना है? 2 ATP। तो 2FADH का वैल्यू कितना? 4 ATP। 4 ATP, ठीक है, आया समझ में? FADH। यस। ये हो गई बात। तो यहाँ पे अब इसको घेरते हैं थोड़ा सा, है ना?
और अब देखते हैं हमारा टोटल कितना आया हमारे पास एटीपी वैल्यू। टोटल एटीपी वैल्यू कितना है? तो हम बात करेंगे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना 2 एटीपी है, सॉरी 2 पायरुवेट है। Yes. तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बराबर कितना? काउंट कर लो कितना हो रहा है? 32. क्या 38 एटीपी हो रहा है? क्या 38 एटीपी हो रहा है? 38 ATP. 38 ATP. Yes. हाँ 38 एटीपी हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज को हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे क्लेरिफाई कर दे रहे हैं। आ गई बात समझ में? एनर्जी निकल गया, आपको मिल गया एनर्जी कंप्लीट तरीके से। Yes. मिल गया ना? Yes, sir. चलिए, समझ में आया? क्रेब साइकिल पढ़ने से थोड़ी एनर्जी पता चलता है, क्रेब साइकिल पढ़ने के बाद एनर्जी निकालना पड़ता है इसमें से। कहीं भी डायरेक्ट एटीपी अगर कोई नया नया पढ़ लेगा और सोचेगा कि हमको डायरेक्ट एटीपी यहाँ पे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है क्रेब साइकिल के अंदर। ठीक है, चलिए Yes. कुछ बातें और समझते हैं यहाँ पे। हाँ, देखो, हाँ एटीपी बन गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये एटीपी का जो आपको मिल गया, एनएडीपीएच, इस तरह का सारा चीज कंप्लीट हो गया है ना? ये कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना? चलिए ठीक है, अब देखो, अब एक बात यहाँ पे आता है कि अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता है, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है, तो कितना टोटल कितना कैलोरी एनर्जी मिल रहा चाहिए, उसको समझना है। ठीक है, कम ध्यान रखेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिबरेट क्या लिबरेट करता है? क्या लिबरेट करता है? 38 ATP. 686 KCl और 2870 जूल एनर्जी। अब देखो, आप इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको कंफ्यूजन देना है यहाँ पे। आप कंफ्यूजन क्या देना है? आपने अभी पढ़ा कि हमको 1 ग्लूकोज से कितना मिल गया? 38 एटीपी मिल गया। अरे बात समझ में? आपको पहले से मालूम है कि 1 एटीपी इक्वल टू होता है हाउ मेनी कैलोरी? तो ओल्ड एस्टीमेट के अनुसार से 7.3 KCl। 7.3 किलो. 7.3 calories. तो आप मल्टीप्लाई करो कि अगर इतना अगर एक में मिला है तो 38 एटीपी में कितना मिल जाएगा? तो 38 इंटू 7.3 KCl 686. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है? बोलिए। 686. हाँ, करके देखो क्या आता है। 686 नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? आप अगर 10 वैल्यू रखते तो 380 KCl नहीं आता बच्चा। 277. 38 का टेबल तो पढ़ो तो पता चल 277.4. जाएगा। कितना? 277.4.
277.4 KCL। तो बताओ जरा ये जो लिखा गया बात है ये कैसे मानेंगे? ये कैसे मानेंगे? ये वैल्यू सही है कि ये वैल्यू सही है? कौन सा वैल्यू सही है? हो गया लोचा? हो गया ना गड़बड़? गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा जी, इसको तो नोट कर ही लिया है, मिटाते हैं इधर। Yes. ठीक है, सर वहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज का है ना। चलिए ध्यान देते हैं। 1 मोल मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल का मतलब है, नॉट मोल। ठीक है, यहाँ पे मोल मतलब मॉलिक्यूल का है। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, कोई बात है? हाँ, एक और चीज मैं दिखाता हूँ, इसी का एक और चीज दिखाता हूँ। ये ओल्डर एस्टीमेट है, इसको ध्यान रखना है, ओल्डर एस्टीमेट है। हालांकि वर्क जो है ओल्डर एस्टीमेट पे ही चल रहा है अभी तक। 1 ATP इक्वल टू 8.15 KCL, ये न्यूअर एस्टीमेट है, न्यूअर एस्टीमेट है। मल्टीप्लाई करके रखो जल्दी से, कितना हो गया? 38 ATP इक्वल टू कितना एनर्जी हो जाएगा? तो 38 इंटू 8.15 KCL, तो कितना आ रहा है? बोलिए कितना आ रहा है? 309.7 309.7 309.7 KCL। अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम ही लोग से हम निकलवाएंगे सब। दोनों अब ऐड आगे कर देंगे। नहीं, कैसे ऐड कर देंगे? तो बतिया तो फिर बराबर भी नहीं है, आया। न्यूअर एस्टीमेट नहीं ना, ऐड कैसे कर सकते हैं हम? Yes, sir. दोनों नहीं है। न्यूअर एस्टीमेट और ओल्डर एस्टीमेट है, एस्टीमेट बदल गया है, वैल्यू बदल गया है, ऐड नहीं आप होगा। दोनों को जोड़ नहीं सकते। ऐड कैसे कर लेंगे आप? जोड़ नहीं सकते आप। अब देखो 1 ATP इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो हमने पढ़ा था 30.5 जूल। कितना पढ़ा था? 30.5 जूल। ठीक है, तो 30.5 जूल के अनुसार से अगर देखेंगे तो टोटल जूल एनर्जी कितना निकल गया? 38 ATP इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो 38 इंटू 30.5 कितना आ रहा है? बोलो कितना जूल एनर्जी आ रहा है? 1159 1159 चलो कर लिया है ना? Yes, sir, 1159 और पूरे है। Yes. Yes. चलिए इतना जूल। चलिए चलो, इतना अच्छा कम से कम है कि कम से कम सारा का वैल्यू तो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। आई थिंक तो समझ में आ ही रहा होगा जैसा कि हम समझ रहे हैं। चलिए Yes. तो अब बात करते हैं आपके कंफ्यूजन का। यहाँ पे
है ना, कंफ्यूजन का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। कितना नोट कर लिया आपने? नो सर। नोट कर लिया? Yes. नोट कर लेंगे आप। ठीक है। हो गया सर। हो गया? चलिए, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कंफ्यूजन को कैसे सॉल्यूशन दिया जाए। देखो, आपको याद रखना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, ये कैसा है? ओपन सोर्स है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी क्या है? ओपन सोर्स है। तो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होने के दौरान तो हीट बन रहा है ना, और आप लिखे भी थे, याद है आपको, अ पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी। यानी जो एनर्जी फूड के ब्रेक डाउन से रिलीज करता है, उसका कुछ पार्ट ही आप एटीपी के रूप में स्टोर कर पाते हैं। नॉट ऑल द हीट एनर्जी, नॉट ऑल द एनर्जी विच इज ब्रोकन डाउन, है ना, विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक होने से जो एनर्जी टोटल निकल रहा है, उसको टोटल को हम एटीपी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी ओपन सोर्स है ना, ह्यूमन बॉडी इज ओपन सोर्स एंड क्या कैन लिखे सर सोर्स के पहले? ओपन सोर्स वन, ह्यूमन बॉडी इज ओपन सोर्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज ओपन सोर्स एंड कैन रिलीज या कैन लिबरेट, कैन रिलीज energy as heat in atmosphere। एटमॉस्फेयर में ही एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी जो रिलीज करता है उसकी वैल्यू क्या है? इट्स वैल्यू, है ना, इट्स वैल्यू मतलब फ्री एनर्जी तो रिलीज कर गया, इट्स वैल्यू इज अबाउट 420 कैलोरी। कितना कैलोरी के बराबर है? यस, 420 किलो कैलोरी के बराबर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रहा है। ये जो एनर्जी है, ये क्या एनर्जी है? फ्री एनर्जी है। इतना जो एनर्जी है जो निकल गया ना, तो निकल गया तो क्या हो गया? ये फ्री एनर्जी हो गया। ओके, तो स्टोर्ड जो एनर्जी है, Yes. स्टोर्ड एनर्जी वैल्यू, स्टोर्ड एनर्जी वैल्यू अगर निकालना है तो टोटल एनर्जी कितना है? 686 स्टोर्ड एनर्जी है। इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे? 280, 420 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकल गया? इतना कैलोरी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में है। अब कहोगे कि इतना कैलोरी एनर्जी हमारे पास तो इतना कैलोरी एनर्जी आ रहा है लगभग, तो फिर आप इतना क्यों दे रहे हो? तो ये इसलिए दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसका वैल्यू जो लिया गया है वो लिया गया है 1 ATP इक्वल टू 7 KCl। आप करके देखिए, 38 ATP है ना इंटू
7 करिए, कितना आ रहा है? 266 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं नहीं कर रहा, आप करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस हो रहा है। और तो सोचिए हमने सिर्फ क्या किया, तो 7.3 से बस क्या किया हमने, देखो राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे जाएगा ना। अगर 7.3 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 7.5 या उससे आगे रहता तब 8 पर जाता, लेकिन क्या है पीछे है, बैच है, तो बस क्या किया, इसको थोड़ा सा बस इतना ही कर लिया कि 7 पे कर लिया मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। अब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो वो इतनी एनर्जी तो रिलीज करता ही करता है, लेकिन इतनी एनर्जी उसमें क्या है, फ्री है, और हमारे पास स्टोर कितना होता है, ऑलमोस्ट 266। क्या कंफ्यूजन कंप्लीट? Yes, sir. और यही रिएक्शन, यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यदि हम करते किसके अंदर में, एक क्लोज फ्लास्क के अंदर करते, विच इज कॉल्ड द बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्लोज फ्लास्क, इंसुलेटेड एरिया में, इंसुलेटेड कंडीशन में अगर करते तो क्या होता है, ऑल एनर्जी कैन बी कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या होता, कंजर्व हो जाता, ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाता। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, 11th क्लास का जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसको ध्यान से देखना, उसमें वो बात आपको बताई हुई रहेगी, ठीक है। Yes, sir. कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है और कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है, ओके। आई थिंक समझ में आ गया, Okay. क्लियर है? यस Yes, sir. चलिए।